हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सेल हमारी समाप्त हो चुकी हैं। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट उठाने वाले हैं या फिर चैप्टर उठाने वाले हैं वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे मानव की कार्यकी के बारे में, है ना। मानव कार्यकी में सबसे पहला चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आइए पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले तो हम ये समझ लें कि डाइजेस्टिव क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है। तो भाई हम लोग खाना खाते हैं, जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं, बिल्कुल खाना खाते हैं। लेकिन जो हम खाना खाते हैं, क्या वो जो खाना खाया जा रहा है वो पाचन अंगों के अनुसार या फिर पाचन तंत्रों के अनुसार वो सुटेबल है? क्या वो पाचन तंत्र जो है वो पूरे जिस रूप में आप खा रहे हैं उसी रूप में आपको उसे क्या कर देंगे, पचा सकते हैं? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा करके वहां से जो उनके लायक होता है उस चीज को निकालते हैं और उसके बाद पूरे भोजन को पचाते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि आप जो भोजन करते हैं वो ठोस हो सकता है और फिर अघुलनशील होता है। तो सबसे पहली बात कि ठोस और अघुलनशील भोजन को, ठोस और अघुलनशील भोजन को भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा, भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा जब सभी प्रकार के डाइजेस्टिव अंग मिल करके उसे सरल और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। समझ पाए क्या कहेंगे? तो जो भाई जो आप भोजन कर रहे हैं वो क्या ठोस है, अघुलनशील है? घुलनशील तो है नहीं, क्योंकि यदि हम जल पिए तो जल क्या है, सरल अणु है। उसके बाद फिर और कहें तो ये घुलनशील भी है। तो ऐसे में जल का पाचन करने में शरीर को बहुत ही कम समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो ठोस नहीं है या फिर वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बड़े आकार में नहीं। तो ऐसे में जल तो बहुत जल्दी से पच जाता है, लेकिन जो भोजन करते हैं वो तो जल्दी से पचता नहीं। ऐसे में होता क्या है कि जो पाचन की क्रिया होगी वही ठोस तथा अघुलित प्रकार के अणुओं को भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, जब सरल और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन समझ में है। लेकिन अब पाचन में होगा क्या कि पाचन उस मतलब पूरी प्रक्रिया को करने के लिए, पाचन की पूरी प्रक्रिया को करने के लिए शरीर के जितने अंग काम आते हैं उन सभी अंगों को मिलाकर के क्या कहा जाता है, एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम को कहेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ पाए क्या? पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले या फिर पाचन की क्रिया में उपस्थित होने वाले सभी प्रकार के अंगों को या फिर ऑर्गन्स को मिलाकर के क्या कहा जाता है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और किस किस रूप में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के पहले हम क्या कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो भागों में बांट देते हैं। अध्ययन की भी दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए। तो पहला हम यहाँ पर बांट देते हैं, आहार नाल कर देते हैं। क्या? आहार नाल। आहार नाल का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। और उसके बाद फिर दूसरा हम बांट देते हैं, अगला पार्ट कर देते हैं पाचक ग्रंथियां। क्या? पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने क्या किया, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक एलिमेंट्री कैनल और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कर दिया। दो पार्ट हो गए। अब क्या हुआ कि जब हम अलग अलग इन दोनों पार्टों का अध्ययन कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कि कौन कौन से आहार नाल के अंतर्गत आते हैं ऑर्गन्स और फिर कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली बात यहाँ पे जब स्टार्ट करेंगे तो एलिमेंट्री जो कैनाल होगी वो हम कहेंगे कि 7 से लेकर के 9 मीटर लंबी है। कितनी? 9 मीटर लेंथ में है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 7 से लेकर के 9 मीटर की लंबाई में। अब उसके बाद हम जो बात करते हैं कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो पहले यही कहेंगे कि जो भोजन हम खाना स्टार्ट करते हैं, भोजन करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुख से। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये आया, क्या? मुख हुआ। आहार नाल का पहला सिस्टम क्या है या फिर पहला ऑर्गन क्या है, मुख है।
अब उसके बाद मुख के बाद भोजन जो जाता है वो कहाँ जाएगा, तो मुख के बाद भोजन जाता है ग्रसनी में, है ना, कहाँ जाता है, ग्रसनी। अच्छा ग्रसनी, ग्रसनी ठीक है, कहाँ भोजन जाता है, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद फिर भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी के बाद भोजन ग्रासनाल में जाता है। कहाँ, ग्रासनाल, ग्रासनाल या फिर भोजन नली। ग्रासनाल को क्या कहा जाता है, भोजन नलिका भी कह सकते हैं, भोजन नाल, भोजन नाल में फिर जाता है भोजन। उसके बाद ग्रास नाल के बाद फिर लास्ट में कहाँ पहुंचता है, तो आमाशय में जाएगा। उसके बाद फिर कहाँ, आमाशय, आमाशय में पहुंचता है। आमाशय का मतलब स्टमक, जिसको पेट भी कहते हैं। कहाँ, मुख से आपने खाना खाया, मुख के बाद फिर कहाँ एंटर किया भोजन, ग्रसनी में गया, ग्रसनी के बाद फिर कहाँ, ग्रासनाल में पहुंचा, ग्रासनाल में, ग्रासनाल के बाद फिर कहाँ, आमाशय में गया। उसके बाद आमाशय के बाद फिर कहाँ हम कहेंगे, तो छोटी आंत। छोटी आंत का एक छोटा सा पार्ट है ग्रहणी, छोटा सा पार्ट क्या है, ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी में पहुंचता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे जैसे पित्तरस या फिर अग्नाशय ग्रंथियां यहीं पर आकर के मिलती हैं। उसके बाद फिर ग्रहणी के बाद ये छोटी आंत या फिर इलियम होता है, छोटी आंत का ही पार्ट इलियम होता है, छोटी आंत कहेंगे यहाँ पर, छोटी आंत में पहुंचता है। उसके बाद छोटी आंत के बाद फिर भोजन डायरेक्ट कहाँ जाता है, सो बड़ी आंत में जाता है, ठीक है, कहाँ पहुंचेगा, बड़ी आंत में पहुंचेगा। अब बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो बड़ी आंत का ही एक छोटा सा हिस्सा है, वो क्या है, वो सीकम कहलाता है, सीकम है। अब उसके बाद ठीक है, सीकम है, सीकम के बाद फिर लास्ट में कहाँ भोजन पहुंचता है, तो मलाशय में पहुंचता है। क्या कहेंगे, मलाशय में पहुंचता है, जो कि इसी सीकम को यदि हम यहाँ से हटाएं तो सीकम यहाँ पर रखना उचित होगा। कहाँ पर, ये बड़ी आंत के ऊपर, यहाँ सीकम, सीकम में जाएगा, फिर बड़ी आंत, ठीक है, दोनों बातें एक ही, बड़ी आंत, है ना। आपने क्या देखा, भोजन से मुख किया, भोजन के अंदर गया, फिर कहाँ पहुंचा, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद फिर आमाशय पहुंचा, आमाशय के बाद फिर ग्रहणी में जाएगा, जो सी आकार की संरचना होती है। उसके बाद फिर कहेंगे छोटी आंत, लपेटी हुई सांप की तरह की, फिर उसके बाद सीकम, सीकम के बाद फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय में पहुंचता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने मुख से भोजन किया। अच्छा, इसको इंग्लिश में सबको अलग अलग क्या कहते हैं, तो माउथ ही हुआ, है ना, माउथ हुआ। ग्रसनी को फेरिंग्स कहा जाता है, क्या, फेरिंग्स, फेरिंग्स। उसके बाद अब फेरिंग्स के बाद जो भोजन नाल या फिर ग्रास नाल होती है, इसको ऑइसोफेगस कहा जाता है, ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस में भोजन पहुंचता है। उसके बाद स्टमक, स्टमक, उसके बाद ग्रहणी, ग्रहणी को डाउटनम कहते हैं, डाउटनम, और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद सीकम, तो सीकम ही है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे, ये यहाँ पर एनस होता है, क्या, एनस, एनस पे पहुंचता है लास्ट में। तो ये तो था भोजन का एक पूरा का पूरा प्रोसेस। मतलब जो हमारी आहार नाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख से स्टार्ट होकर के कहाँ तक पहुंचती है, मलाशय या फिर एनस तक पहुंचती है। इतनी बड़ी जो पूरी की पूरी ये आहार नाल है वो कितनी मीटर की होगी, तो आप कहेंगे कि एवरेज 7 से 9 मीटर की होती है। क्या बताओगे, 7 से 9 मीटर तक। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, तो मलाशय या एनस तक पहुंचती है। अब ये पूरा का पूरा भोजन कहाँ, ये तो अभी आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहेंगे पाचन कहाँ, इन सब में पाचन भी होता है। किस प्रकार से, तो इन सब में मतलब स्टमक में, ग्रहणी में, छोटी आंत में क्या निकलते रहते हैं, तो कहेंगे एंजाइम्स निकलते रहते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोजन के पचाने का काम करते हैं। एंजाइम का काम ही है भोजन को पचाना। फिर उसके बाद पाचक ग्रंथियां हम देख लेते हैं। पाचक ग्रंथियां में कौन सी ग्रंथियां ऐसी आएंगी, तो सबसे पहली बात तो यहाँ हम कहेंगे कि जो मुख से जब भोजन हम स्टार्ट करते हैं खाना, तो मुख से ही एक क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, द्रव निकलता है। तो वो एंजाइम क्या होता है, वो वहां पर लार ग्रंथियां होती है, क्या, लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां होती हैं। मतलब ये क्या है, ये भोजन को पचाने वाली ग्रंथियां हैं। तो इसका मतलब लार ग्रंथियां कहाँ पर होती हैं, तो मुख में होती हैं।
यहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं। उसके बाद लार ग्रंथियों के बाद दूसरा पॉइंट आता है, कौन सी, मतलब पाचक ग्रंथि होगी, फिर लीवर होता है। क्या? लीवर। लीवर का मतलब यकृत, यकृत है। क्या? यकृत कहेंगे। मतलब डाइजेस्टिव ग्रंथि में पहली ग्रंथि जो मुख में स्थित है वो क्या है? वो तो लार ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथि जो कहेंगे स्टमक के पास स्थित है ना, वो क्या है? वो लीवर है, यकृत है, जिगर भी कहते हैं। उसके बाद अगली जो यहाँ पर ग्रंथि है वो क्या है? वो पैंक्रियाज है। क्या? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब अग्न्याशय है। अग्न्याशय है। अग्न्याशय कहाँ पर है? तो ये भी डाउटनम से ही जुड़ा होता है, मतलब इस ग्रहणी वाले पार्ट से जुड़ा होता है। ग्रहणी नहीं, ग्रहणी है। ग्रहणी वाले पार्ट से जो लीवर और पैंक्रियाज दोनों जुड़े होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये कुछ मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिनसे क्या निकलता है? समय समय पर एंजाइम्स निकलते रहते हैं और उन एंजाइमों का काम क्या होता है? तो भोजन का पचाना। तो क्या हुआ कि भोजन को या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने क्या कर दिया? दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो आहार नाल हो गया, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए। आहार नाल को हमने देखा कहाँ से स्टार्ट हो रही है? तो मुख से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब फिर कहाँ तक पहुंच रही है? एनस तक पहुंच रही है। अर्थात हम कहेंगे कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से। क्यों? क्योंकि मुख में ही तो लार ग्रंथियां होती हैं। जब ये लार ग्रंथियां होती हैं तो यहाँ से एंजाइम्स निकलेंगे। एंजाइम्स निकलने, जब एंजाइम्स निकलेंगे तो जाहिर सी बात है कि भोजन का पाचन करेंगे। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स का काम ही है भोजन का पचाना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भोजन के पचाने की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप बताएंगे मुख से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होती है। और लास्ट तक भोजन क्या होता है? पचता पचता ही जाता है। जो भी वहाँ से मतलब कहेंगे शरीर के योग्य पदार्थ रहते हैं उनको क्या करता है? शरीर अपने अंदर खींचता है। तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। ठीक, तो इतनी सी बात हमें समझ में आई। अब इसका मतलब कि आहार नाल यदि हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या? मुख पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी पढ़ेंगे, फिर ग्रासनाल पढ़ेंगे, आमाशय पढ़ेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट इसमें आप क्या हेडिंग बनाएंगे? मुख बनाएंगे या फिर माउथ बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मुख से स्टार्ट हो रहा है। रही बात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो इनको क्या किया जाएगा? बाद में पढ़ेंगे। पहले ये तो पढ़ लें, कुछ तो खत्म करें। ये पहले खत्म होगा, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ लेंगे। क्वेश्चन दोनों से बराबर बराबर उठते हैं। अब देखेंगे कि कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन उठेगा, तो फिर पढ़ने के बाद मालूम चलेगा, है ना। स्टार्ट करें। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे, मिटा रहे हैं। अब हेडिंग बनाएंगे क्या? मुख या फिर माउथ। मुख गुहा में पाचन, ऐसे कह सकते हैं, मुख में पाचन। पहला पॉइंट क्या है? मुख में पाचन। हमने क्या लिखा? मुख लिखा, मतलब माउथ। माउथ। अब हम क्या बनाते हैं? एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं माउथ का, ये ऐसे। ध्यान से देखना भाई, फिगर उगर अपना बना लेना। ठीक है, हमने क्या बनाया है? ये एक छोटा सा मुख बनाया। अब इसमें देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? ये तो मुख हुआ, है ना, मुख। लेकिन ये मुख जिसमें खुल रहा है उसको नाम क्या देंगे? मुख गुहा कहते हैं, मुख गुहा। ठीक है, उसके बाद ये है, ये क्या? ये नासापथ है, मतलब नाक कहेंगे। नाक है, नाक किस में खुलती है? तो नासापथ में खुलती है। आप क्या बताएंगे? नासापथ में खुलती है, नासापथ। नाक किस में खुल रही है? नासापथ में। उसके बाद ये क्या है? ये श्वासनाल है या फिर नासिका कहेंगे इसको। क्या? नासिका। ये क्या है? ये नासिका है। उसके बाद फिर आकर के यहाँ पर ये क्या लगा है? ये एपिग्लोटिस है। क्या है? एपिग्लोटिस।
अभी बता रहे भैया एपिग्लोटिस क्या, एपिग्लोटिस है। उसके बाद ये यहाँ पर जो दोनों पार्ट आपस में जुड़ रहे हैं इन्हीं को कहते हैं क्या, ग्रसनी, ग्रसनी। ध्यान से देखेंगे, ग्रसनी, ग्रसनी में पाचन वचन नहीं होता कुछ। उसके बाद आगे ये जो नलिका है ये श्वास नाल है, श्वास नाल है। और उसके बाद ये जो पार्ट है ये भोजन नाल है, भोजन नाल। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर किसका, मुख का। अब क्या हो रहा है कि मुख में सबसे पहले जो पाचन, हमने कहा कि पाचन की क्रिया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से, है ना। कि डाइजेशन की क्रिया, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख से ही स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ, है ना। भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। अब अगला पॉइंट ये है कि यहाँ से ये पूछा जाता है कि मुख जो है, मुख वो कहाँ खुलता है, किस गुहा में खुलता है। दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछेगा कि मुख कहाँ खुलता है, किस गुहा में खुलेगा, तो आप बताओगे क्या कि मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है। कहाँ पर, मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, ये बात आप बता देंगे, मुख जो है वो कहाँ पर खुलता है, तो मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है मुख में और क्या क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे। सबसे पहली बात तो मुख को यदि हम आपने देखा तो मुख में जबड़े लगे होते हैं, उसके बाद और अंदर जाएंगे तो तालू लगे होते हैं। तालू होते हैं ऊपरी तालू, निचली तालू, निचला तालू, फिर जबड़े, फिर कठोर तालू, नरम तालू, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि जो मुख होता है उस मुख में तालू होते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि जबड़े, मुख में लिखेंगे क्या, मुख में कितने जबड़े होते हैं। यदि पूछ लिया जाए कि मुख में कितने जबड़े होते हैं तो आप बताएंगे क्या, एक जोड़ी बताएंगे या फिर दो जबड़े होते हैं ना। तो मुख में दो जबड़े, दो जबड़े होते हैं, दो जबड़े होते हैं। अब इन जबड़ों का काम क्या होता है, तो इन्हीं जबड़ों पर ही क्या होते हैं, दांत लगे होते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होता है कि इन्हीं जबड़ों पर क्या हुआ, इन्हीं जबड़ों पर दांत स्थित होते हैं, दांत लगे होते हैं, दांत लगे होते हैं। क्या हुआ, इन्हीं जबड़ों पर क्या लगा होता है, दांत लगे होते हैं। उसके बाद हम ऊपर देखेंगे कि मुख में तालु होते हैं। अब पूछा जाता है कि जो कठोर तालु है या फिर नरम तालु है उसको किस भाग को, या फिर मुख के किस भाग को कठोर तालु कहा जाता है। तो आप बताओगे कि मुख के अंदर अगले भाग को कठोर तालु कहेंगे। क्या, कठोर तालु। अब ये तालु क्या है, तो मुख के ऊपर वाली जो छत है या फिर नीचे वाली जो छतें हैं उन्हीं को तालु कहा जाता है। क्या बताया, मुख आपने खोला तो मुख के ऊपर वाली जो छत दिख रही है आपको, फिर उसके बाद जो नीचे वाली छत स्पष्ट हो रही है तो समझना कि वो तालु है। लेकिन रही बात कि जब मुख खोलेंगे, जैसे ही ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट जीभ से जब टच करेंगे तो ये भाग कड़ा दिखेगा, लेकिन आगे जब जाएंगे तो ये भाग आपको नरम दिखेगा। तो इसी कड़े वाले भाग को कठोर तालु कहा जाता है। और फिर इधर वाले पीछे वाला जो भाग है, मतलब यदि इसी मुख को हम देखें यहाँ पर ऐसे तालु के रूप में बना करके मान लेते हैं कि ये क्या है, ये तालु है, मुख का ये क्या है, ये तालु वाला भाग। तो यहाँ पर ये इतना भाग जो होगा ये कठोर होता है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये कठोर तालु है। क्या, ये कठोर तालु है। उसके बाद यहाँ पर भी वही पोजीशन है कि ये क्या है, ये कठोर तालु है। लेकिन इसके आगे जब यहाँ पर इस भाग को देखेंगे तो ये क्या है, ये नरम तालु है। नरम या फिर कोमल कहते हैं, नरम या कोमल तालु कहेंगे। किसको, तो ये अलग अलग भाग को, मुख गुहा के तल के या फिर मुख के अंदर पिछले वाले तालु को क्या कहा जाता है, नरम तालु कहा जाता है, कोमल तालु। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि नरम तालु कौन सा है, कठोर तालु कौन सा है। पूछेगा ये कि कौन सा ऐसा तालु है जो कि श्वास नाल को और फिर भोजन नाल को अलग करता है, मुख गुहा को और श्वास नाल को अलग करता है। तो आप क्या बताओगे, कठोर तालु बताओगे या नरम तालु बताओगे। तो आपको क्या बताना है, नरम तालु बताओगे। क्यों, इसीलिए इसी नरम तालु के उपस्थिति के कारण ही तो मनुष्य जो है वो खाते समय भी सांस ले सकता है।
होता है क्या है कि कभी कभी जब भोजन का एक दाना इस नरम तालू में चला जाता है, नरम तालू के आसपास फंस जाता है, तो हमें क्या आ जाती है, छींक आ जाती है, छींक आ जाती है। तो आप देखते हो कि वो नरम दाना जो है मुख से कभी होता है कि कभी कभार नहीं निकल पाता है, तो वो नाक के द्वारा निकलता है। तो आप क्या समझोगे कि यहाँ से कहीं ना कहीं छोटे ऐसे छिद्र होते हैं जो कि ये नासापथ से जुड़े हुए होते हैं, नासिका से जुड़े हुए होते हैं। तो नरम तालु जो है वो नासापथ या फिर नासिका को मुख से जोड़ने का काम करता है, जिसके कारण से, या फिर दोनों को अलग करने का काम करता है, जिसके कारण से मनुष्य जो है वो खाते समय भी श्वास ले सकता है। क्या हुआ, खाते समय भी श्वास ले सकता है। किसके कारण से, तो नरम तालु की उपस्थिति के कारण से। कठोर तालु का काम क्या होता है, कठोर तालु तो भोजन को बार बार उसी में मिलाता रहता है, उलटता पलटता रहता है ना। तो कठोर तालु का काम तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे नरम तालु का काम आपने क्या बताया, नरम तालु का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही बताएंगे कि यह मुख तथा श्वास नाल को दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला पॉइंट यही लिख लेंगे, मुख के अंदर अगले भाग को कठोर तालु कहते हैं। अब अगले भाग का मतलब आप यही समझेंगे, है ना। अगले भाग को या फिर अगले ऊपरी छत को क्या कहते हैं, कठोर तालु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ऊपरी छत आप समझ पा रहे हैं, ऊपरी छत के कहने का मतलब यही भाग है ना। ऊपरी छत मतलब जब आप मुख खोलते हैं इस तरह से, तो ये वाला जो पार्ट दिखता है यही ऊपरी छत है। उसके बाद निचला जो पार्ट है वो निचला छत है। तो हम बात क्या कर रहे हैं, ऊपरी छत की। ऊपरी छत के पिछले भाग को, ऊपरी छत के पिछले भाग को क्या नरम तालु कहेंगे, नरम तालु कहते हैं, नरम या कोमल तालु कहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि नरम तालु जो है वो क्या करता है, आप बताओगे ना। नरम तालु जो है वो श्वास नालिका या फिर कहेंगे नासापथ तथा मुख गुहा को अलग करता है। क्या, नासापथ तथा मुख गुहा को अलग करता है। क्या करता है भैया, अलग करता है। उसी में आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए ऐसे लिखेंगे, इसीलिए मनुष्य भोजन करते वक्त भी श्वास ले सकता है ना। क्या हो सकता है, भोजन करते वक्त भी श्वास ले सकता है। समझ पाए बात को। क्या बताना था कि नरम तालु को सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये किसको अलग कर रहा है, तो नासापथ को अलग कर रहा है, मुख गुहा को अलग कर रहा है, जिसके कारण से मनुष्य जो है भोजन करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है, मुख में हमने क्या बताया कि इसमें टीथ होते हैं। अब टीथ किस पर लगे होते हैं, तो हमने बताया भाई जबड़े पर लगे होते हैं। टीथ किस पर लगे होते हैं, जबड़े पर लगे होते हैं। तो यहाँ से अब आप अगला पॉइंट बनाएंगे टीथ। क्या बनाएंगे, टीथ हेडिंग बनाएंगे। अगला, टीथ का मतलब क्या, दांत। टीथ का मतलब दांत। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर दांत क्या होता है। ये चीज समझ में आई, मुख के या फिर मुख के अंदर की प्रक्रिया समझ में आई। अब हमें पढ़ना क्या है, टीथ। भाई एक पॉइंट जब तक नहीं जानेंगे तब तक पूरे मुख को ही हम नहीं समझ सकते, आगे की तो बात ही दूर है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात हमने क्या की, दांत। तो दांत के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या कि यदि आपसे पूछ लिया जाए दांत किस पर उपस्थित होते हैं, तो आप क्या बताओगे, हड्डी पर उपस्थित होते नहीं, जबड़े बताएंगे। उस हड्डी का नाम क्या है, जबड़ा। तो दांत किस पर उपस्थित होते हैं, तो जबड़ों पर दांत उपस्थित होते हैं। कहाँ पर, जबड़ों पर दांत लगे होते हैं। ये चीज हमने बताया। ठीक है, जबड़ों पर। अब रही बात, जो दांत होते हैं वो मतलब किस काम के होते हैं, किस लिए दांत मतलब मनुष्य के मुख में होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही, जो अभी हमने बात की थी कि भोजन हम करते हैं वो कठोर होता है, अघुलनशील होता है। अब मान लेते हैं कि कोई ठोस वस्तु अपने खाई, यदि दांत नहीं होंगे तो वो कटेगा किससे, कठोर वस्तु। तो काटने, चीरने, फाड़ने, पीसने का काम कौन करता है, तो ये दांत ही करते हैं। कौन करता है, दांत करता है। तो दांत का काम आप क्या बताओगे कि भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना, पीसना, ये सब सारी चीजें क्या काम, किसके काम होते हैं, तो दांत के। क्या है कि भोजन
भोजन को काटना, चीरना, चीरना, फाड़ना, है ना, उसके बाद पीसना, चबाना, चबाना, ये सारे काम किसके होते हैं? तो दांतों के होते हैं। ठीक है, आपने क्या बताया? ये सारे काम किसके होते हैं? दांतों के। दांत कहाँ पर होते हैं? तो ये जो दोनों जबड़े यहाँ पर इस तरह से होते हैं, तो इन्हीं पर ऐसे दांत लगे होते हैं। ये दोनों दांत होते हैं। क्या बताएंगे कि यही दांत होंगे, ऐसे ऐसे इन्हीं जबड़ों पर लगे होते हैं ये दांत। ठीक है, यही क्या होते हैं? दांत। किस पर लगे होते हैं? तो ऊपरी जबड़े पर ऊपरी दांत, निचले जबड़े पर निचला दांत। अब दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत यहाँ पर हम कहेंगे 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार बताओगे? 4 प्रकार के दांत बताओगे। 4 प्रकार के दांत बताओगे। कौन कौन से? पहला का नाम क्या है? पहला तो एक काटने का दांत है, सबसे आगे वाला भाग जो हंसते समय दिखाई देता है आपको, वो दांत क्या है? वो सबसे आगे वाला भाग है, उसका नाम है यहाँ पर इंसीजर। क्या? इंसीजर। इंसीजर है। इंसीजर का मतलब कृंतक, उसका नाम क्या है? कृंतक दांत है। काटने का काम करते हैं कृंतक। उसके बाद दूसरा दांत है, दूसरा है कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन का मतलब रदनक। इंसीजर, कैनाइन। उसके बाद तीसरा है प्रीमोलर, प्रीमोलर, और उसके बाद चौथा मोलर हो गया। क्या? मोलर। 4 प्रकार के दांत हमने देखा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब ये कृंतक हो गया, रदनक हो गया, इसको कहते हैं क्या? अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक, और इसको कहते हैं चर्वणक। चर्वणक, है ना। ये 4 प्रकार के दांत। 4 प्रकार के दांत है क्या मनुष्य के मुख में? पहला कृंतक। कृंतक का काम क्या होता है? कृंतक का काम होता है काटना, कुतरना। काटना या फिर कुतरने का काम होता है, काटना या कुतरना। अच्छा, इसी कृंतक दांत की वजह से जो चूहे होते हैं ना, चूहों में जो एक कृंतक दांत होता है वो एकदम नुकीला, एकदम नुकीला होता है। और ये दांत जो होते हैं चूहों में बहुत कहेंगे कि वो तेजी से बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि वो किसी भी वस्तु को बिना मतलब कुछ मिलेगा भी नहीं उनको खाने के लिए, फिर भी वो कुतरते रहते, काटते रहते हैं। यदि ऐसा वो ना करें तो ये दांत इतने बढ़ जाएंगे कि उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा और वो क्या करेंगे? भोजन भी नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से क्या वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब मनुष्य में देखेंगे कि ये जो दांत होते हैं वो किस रूप में दिखाई देते हैं? वो जब आप हंसते हो ना तो आगे के सामने के जो 4 दांत दिखाई देते हैं वही क्या है? वही कृंतक दांत है। ठीक है। अच्छा, हंसते समय ये दांत दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको स्माइल टीथ भी कहा जाता है। क्या? स्माइल टीथ कहा जाता है। किनको? तो इंसीजर की बात हो रही है, कृंतक की बात हो रही है, तो इनको क्या कहा जाता है? स्माइल टीथ भी कहते हैं। स्माइल टीथ, स्माइल टीथ। किनको कहेंगे स्माइल टीथ? तो इंसीजर को कहेंगे, कृंतक दांत को कहेंगे। क्यों? क्योंकि हंसते समय थोड़ा सा दिखाई पड़ते हैं, उसीलिए कह दिया गया कि ये स्माइल टीथ है। इनका काम क्या? काटना या फिर कुतरना। ये किस रूप में होते हैं, किस आकार में होते हैं? तो आपने छेनी देखी है, छेनी, लोहार के घर की छेनी। तो छेनी क्या होती है? कुछ ऐसे चौरस तो होती जरूर है, लेकिन वो क्या होती है? वो एकदम धार की तरह होती है। ऐसे अगर रख के मारो तो वो कट जाती कोई वस्तु। तो ऐसे ही ये दांत होते हैं, क्या? काटने वाले। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? कृंतक का मतलब काटना, कुतरना। इन्हीं को स्माइल टीथ भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? कैनाइन। कैनाइन क्या है? रत्नक होते हैं। रत्नक का मतलब ये क्या है? इनका काम क्या होता है? तो इनका काम तो बताएं कि चीरने फाड़ने का काम होता है। किसका? इन रत्नक वाले दांत का, कैनाइन का। इनका काम क्या होता है? चीरने, चीरने फाड़ने का काम होता है। अब चीरने फाड़ने का काम, अब चीरने फाड़ने का काम यदि पूछ लिया गया तो कौन से दांत करते हैं? तो कैनाइन करते हैं। लेकिन यहीं पर ऐसा पूछ लिया गया कि मनुष्य के मुख में ऐसे कौन से दांत हैं जो भाले की आकृति के होते हैं? भाले की आकृति के। तो आप क्या बताओगे? कैनाइन जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? ये भाले के आकार की होते हैं। कैसे? भाले के आकार की, भाले के आकार के होते हैं। आप देखना खुद ही
महसूस करना, तो वो है ये जो दोनों दांत दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, भाले के आकार के। लेकिन कहाँ से देखोगे, तो आप देखोगे कि दो जो सामने के दांत है उन्हें छोड़ोगे, उसके बाद भी दो दांत छोड़ोगे, उसके बाद टच करोगे लगभग मध्य में, तो आपको भाले की आकृति, मतलब ऐसे दांत तो रहेंगे लेकिन ये लास्ट में ऐसे नुकीले बने रहेंगे। तो ऐसे में ये भाले के आकार के होते हैं। इनका काम क्या होता है, जो वस्तु हम खा रहे हैं उसको चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा ना, ये चीज चीरने फाड़ने का काम। उसके बाद प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर का मतलब अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक, अब चर्वणक आ गया, इसका मतलब आप क्या कहोगे, हिंदी में कहते हैं ना वो चौभर जिसको बोलते हैं ना। तो चर्वणक का मतलब ये ऐसे होते हैं कि ऐसे कहेंगे कि इनका जो आकार होता है वो चतुर्भुज के आकार का होता है। क्या, चतुर्भुज के आकार का होगा, कुछ इस तरह से अग्रचर्वणक का। लेकिन ये अग्रचर्वणक इनको क्यों कहा गया, क्योंकि ये रदनक के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो रदनक के जस्ट बाद, तो इनका काम यही है, जैसे जिसका काम है वही चीज पीसना काम है। क्या, पीसना और खींचना, किसी वस्तु को खींचना और पीसना। उसी को जैसे मान लेते हैं भोजन खाया जा रहा है, चबाया जा रहा है, तो ये भोजन को अपनी तरफ खींचते हैं, उसके बाद उसी को पीसते हैं, चक्की की तरह काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनका काम, यहाँ पर क्या, भोजन को खींचना, उसके बाद फिर पीसना होता है। क्या, पीसने का काम होता है, पीसने का काम होता है। उसके बाद चर्वणक का भी काम वही होता है, पीसना, है ना। तो भोजन को पीसने का काम कौन करता है, ये चर्वणक और अग्रचर्वणक दांत करते हैं। समझ पाए, कौन कौन से दांत, अग्रचर्वणक या चर्वणक दांत करते हैं। इसका मतलब इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम भोजन किए वो हमारे मुख में लगभग पूरी तरीके से क्या हो गया है, पिस गया है, उसकी लुगदी बन गई है ना। क्या बन गया है, पिस हो गया। अब इसका मतलब यहाँ से हम देखें कि एक आध दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं जानवरों में, जानवरों से रिलेटेड, भाई उनमें भी तो यही चारों दांत हैं। लेकिन रही बात कि ये जो इंसीजर है, ये कृंतक है, ये जानवरों में क्या होते हैं, बड़े आकार में होते हैं। जानवरों में जो कृंतक नहीं, ये रदनक मतलब जो चीरने फाड़ने का काम होता है। कैनाइन जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, जानवरों में बड़े आकार में होते हैं। जैसे मान ले कुत्ते को देखा है आपने, या फिर कोई दूसरा जानवर ले ले, शेर ले ले, बिल्ली ले ले, तो इन मांसाहारी जानवरों में क्या होते हैं, जो कैनाइन दांत होता है वो बड़े आकार में होते हैं, नुकीले और भाले जैसे होते हैं, है ना। क्या बताया, कौन से दांत बड़े होंगे जानवरों में, मांसाहारी जानवरों में, तो कैनाइन दांत बड़ा होता है, किसमें, मांसाहारी जानवरों। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये है, आप लिखेंगे कि हाथी के जो दांत होते हैं, मतलब हाथी जो जिस हाथी में जो बाहर की तरफ दांत निकला रहता है, उस बाहर वाले दांत को कौन सा दांत कहते हैं, है ना, गजदंत जिसको बोलते हैं। तो उस गजदंत में जो बाहर निकला हुआ सूंड के पास दांत स्थित होता है वो कौन सा होता है, वो रदनक प्रकार का या कैनाइन दांत नहीं होता है, वो कृंतक दांत होता है। कौन सा, इंसीजर होता है, किसमें, हाथी में। हाथी में आगे निकला हुआ जो दांत है वो कौन सा दांत होता है, तो आप क्या बताओगे, इंसीजर होता है या कृंतक दांत होता है, किसमें, हाथियों में। जो गजदंत हाथी होते हैं ना, जो बाहर दांत निकला होता है वो कृंतक होता है। कभी कभी हमें गलती हो जाती है, हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये जो दांत निकला होता है हाथियों में बाहर वो कैनाइन होता है। जी बिल्कुल नहीं, आप कैनाइन नहीं बताओगे, क्या बताओगे, कृंतक दांत बताओगे। अच्छा, अब हाथियों में इन कृंतक दांत का क्या कोई यूज है, बिल्कुल यूज करते हैं। वो अपने शिकार के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो शिक्षित हाथी जिनको सिखाया गया है वो अपने उस कृंतक दांत से बहुत सारे काम भी करते हैं ना, वो बात अलग है। लेकिन जो दांत निकला रहता है वो क्या, इंसीजर प्रकार का होता है। ठीक, तो मांसाहारी जानवरों में जो नुकीले बड़े बड़े दांत होते हैं वो कौन सा होता है, वो कैनाइन प्रकार का दांत होता है। अब उसके बाद हाथी में जो निकला वो इंसीजर होता है। ठीक है, इतनी बात आप बता दोगे, कहाँ से, तो दांतों से। लेकिन अभी दांतों की कहानी पूरी नहीं हुई। अगला पॉइंट है कि ये जो चारों प्रकार के दांत हैं, ये जो चारों दांत हैं ये कितनी कितनी संख्या में होते हैं, ये कितनी कितनी संख्या में होते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो इंसीजर होता है ये प्रत्येक मनुष्य के, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, अभी बच्चे की बात नहीं करें, तो प्रत्येक मनुष्य में क्या होते हैं, ये दो दो जोड़ी उपस्थित होते हैं। किसने, कितने, दो जोड़ी ऊपर। जब जैसे ये मान लेते हैं
कि ये ऊपरी जबड़ा है, उसके बाद ये निचला जबड़ा है। ध्यान से समझेंगे। ये तो हमने क्या किया कि इस जबड़े से एक एक्सिस खींच दी, ठीक है। अब इस जबड़े में यही ना दांत लगे होंगे इस तरह से, तो ये ऊपरी जबड़ा हो गया। ऊपरी जबड़े में दो दो जोड़ी, ऊपरी जबड़ा दो जोड़ी, फिर निचले जबड़ा दो जोड़ी, है ना। तो ऐसे में दो जोड़ी यहाँ पर, दो जोड़ी यहाँ पर, मतलब हम कहेंगे दो जोड़ी ये तो चार दांत, फिर दो जोड़ी ये तो कहेंगे चार दांत। तो टोटल मिलाएं तो आठ दांत। ये कौन से होते हैं? आठ दांत होते हैं। कौन से? इंसीजर। मतलब एक मनुष्य ह्यूमन वयस्क व्यक्ति के मुख में कृंतक या इंसीजर टाइप वाले कितने दांत होते हैं? तो आठ होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैनाइन की बात करेंगे तो कैनाइन जो होता है वो एक एक जोड़ी होता है, मतलब एक जोड़ी ऊपर होता है, फिर उसके बाद एक जोड़ी नीचे होता है। अब ऐसे में एक जोड़ी मतलब दो दांत ये, फिर एक जोड़ी ये, तो दो दो चार दांत, मतलब ये कितना होता है? चार दांत होता है, ठीक है। कौन सा? तो कैनाइन। कैनाइन कितने दांत हुए? चार दांत। उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर भी इसी जस्ट कृंतक की तरह होते हैं, मतलब दो जोड़ी यहाँ पर इस तरह से, उसके बाद दो जोड़ी यहाँ पर। दो जोड़ी का मतलब ये यहाँ पे चार दांत ये, दो जोड़ी यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे? चार, चार ये आठ, मतलब ये भी कितने होते हैं? आठ होते हैं। कौन? तो प्रीमोलर। मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य के मुख में प्रीमोलर के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आठ बताओगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि जो मोलर होते हैं वो कितने कितने जोड़ी होते हैं? तो प्रत्येक मनुष्य के ऊपरी वाले जबड़े में तीन तीन जोड़ी दांत होते हैं। ऊपरी तथा निचली जबड़े में तीन तीन दांत उपस्थित होते हैं। क्या बताओगे? तीन जोड़ी है, तीन दूनी छह दांत, फिर उसके बाद तीन जोड़ी है, तीन तीन छह दांत, है ना। तो छह छह 12 दांत ये हो। समझ पाए बातों को? यदि इस तरह से समझ नहीं आ रही हो तो आप क्या करो कि मुख खोलो इस तरह से और ऐसे समझो, मुख का ऐसे पार्टीशन कर दो, एक इस तरह से, उसके बाद एक इस तरह से, ठीक है। समझ में आया? मतलब एक चतुर्थांश बना दो, ऐसे ऐसे एक चतुर्थांश बना दो। समझ पाए? अब क्या हुआ कि इस चतुर्थांश में ये जबड़ा पूरा है ऊपरी वाला, और ये फिर क्या है? निचली वाला जबड़ा, ठीक है। समझ पाए? अब करना क्या है कि जो ऊपरी वाला जबड़ा है, यहाँ पर ये एक जोड़ी ये इस तरह से, ये कैनाइन हो गया, मतलब सॉरी ये इंसीजर हो गया एक, फिर उसके बाद ये इंसीजर, ये एक एक जोड़ी इंसीजर हो गया। कितने दांत हुए टोटल? चार ये। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या, ये यहाँ पर ये चार दांत, ठीक है। समझ पाए? चार दांत ऊपर, चार दांत नीचे, तो क्या हुआ टोटल? आठ दांत हो गए। उसके बाद फिर हम कर किसकी बात रहे हैं? कैनाइन की। कैनाइन कहाँ से स्टार्ट होगा? तो कैनाइन जो दांत स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, एक यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, ठीक है। एक जोड़ी ऊपर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक, यहाँ पे, फिर दूसरा यहाँ पे, एक जोड़ी ये हो गया, मतलब दो दांत ये, दो दांत ये, टोटल मिलाकर के मुख भर में चार दांत हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्रीमोलर की बात करते हैं। तो प्रीमोलर कहाँ से? प्रीमोलर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से, दो दो जोड़ी, एक जोड़ी यहाँ, फिर उसके बाद इसी के आगे एक जोड़ी यहाँ, इस तरह से ये दांत हो गया। अब ऐसे ही नीचे होगा एक जोड़ी ये, फिर एक जोड़ी ये, मतलब चार दांत ये और चार दांत ये, टोटल मिलाकर के आठ दांत। भाई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दांत ये हो गया। रही बात फिर मोलर की, तो मोलर तीन तीन जोड़ी होते हैं। मोलर कितने होते हैं? तो तीन तीन जोड़ी होते हैं, एक ये, दो ये और तीसरा ये, फिर इस तरह से एक ये, दो ये, फिर तीसरा ये, फिर यहाँ पर एक ये, दो ये, तीसरा ये, फिर इस तरह से एक ये, दो ये और फिर तीसरा ये। देखेंगे तो यदि आप मुख ऐसे खोलोगे तो जस्ट उसी की आकृति आपको ये दिख रही होगी, किसकी? मुख की, है ना। तो इस तरह से छह दांत ये, तीन ये, तीन ये छह, तीन ये छह, छह छह 12, टोटल 12 दांत। अब इसको हम जोड़ेंगे तो एक वयस्क व्यक्ति के मुख में कितने दांत हुए? टोटल 32 हो गया कि नहीं? 8 4 12, 12 8 20 और 12 कितने? 32 दांत, है ना। कितने दांत हुए? 32 दांत। आप समझ पाए कौन कौन से? तो मोलर कितने होंगे? 12 होंगे। कितने जोड़ी होंगे? तो आप कहोगे कि एक जोड़ी है, लेकिन तीन तीन जोड़ी है, तीन जोड़ी है और तीन जोड़ी है, 6 जोड़ी दांत। कहाँ पे? तो कौन से दांत? तो मोलर हो गया। फिर उसके बाद प्रीमोलर की बात करेंगे। प्रीमोलर कितने होते हैं? तो 4 जोड़ी होते हैं। 4 जोड़ी कैसे? एक जोड़ी है, दो जोड़ी है, तीन जोड़ी, 4 जोड़ी। 4 जोड़ी कहाँ पे? ये प्रीमोलर, फिर ये 2 जोड़ी, फिर ये 4 जोड़ी, है ना। इस तरह से दांतों की संख्या होती है किसमें? वयस्क मनुष्य की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसको मिटाएं, ठीक है। अब जो मनुष्य होता है,
मनुष्य हम कहेंगे मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। मतलब 2 बार दांत आते हैं और फिर 2 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, 2 बार दांत मिलते हैं उसे मनुष्य को, और फिर ये 2 बार दांत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो हम बताएंगे यहाँ पर जो 2 प्रकार का, एक दूध का दांत होता है। दूध का दांत होता है, आपने सुना होगा। दूध के दांत को क्या मिल्क टीथ भी कहते हैं। क्या मिल्क टीथ है। उसके बाद अगला क्या है, वो परमानेंट या फिर अस्थाई कहेंगे ना, पत्थर के दांत हम कहते हैं ना, वो क्या अस्थाई दांत होते हैं। अस्थाई दांत होता है। अस्थाई दांत का मतलब क्या? परमानेंट टीथ। अब क्या हुआ, हम कह रहे हैं कि 2 बार दांत मिलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं क्या, दूध की दांत। मनुष्य जब पैदा होता है, मतलब बच्चा रहता है, तो 0 से लेकर के 6 माह के अंदर उसके मुख में कोई दांत नहीं होता है। 0 से लेकर के 6 माह के भीतर उसके मुख में कोई दांत नहीं होता है। मतलब जब वो जन्म लिया तो उसके मुख में दांत एक भी नहीं थे। उसके बाद जब वो 6 महीने जैसे ही क्रॉस करता है, 6 महीने बीतते कहेंगे कि उसके मुख में दांत दिख जाते हैं। वो मतलब कहेंगे 6 महीने बीतते दांत दिख जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया कि वो कौन सा दांत पहले दिखता है। बच्चों में या मनुष्य में सबसे पहला दांत कौन सा निकलता है? तो दूध का दांत होता है, क्षीर वाला दांत होता है, क्षीर मिल्क होता है, या फिर कहेंगे मिल्क टीथ होता है। उसके बाद कौन सा होता है? तो वो सबसे आगे जो हंसने का दांत स्माइल टीथ होती है ना, वही स्माइल टीथ ही होती है। तो इसका मतलब कहेंगे इंसीजर वाला दांत बच्चों में सबसे पहले निकलता है। कौन सा दांत? इंसीजर दांत। यहाँ आप क्या कहोगे कि दूध के अच्छा ठीक है, अभी बात करते हैं। दूध के जो दांत होते हैं बच्चे के मुख में टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। और परमानेंट दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। बात क्या हुई? परमानेंट दांत या अस्थायी दांत कितने होते हैं? 32। लेकिन दूध के दांत कितने होते हैं? तो 20 होते हैं। अब रही बात कि ये जो परमानेंट दूध के दांत हैं, ये 20 कौन कौन से दांत होते हैं? कौन कौन से दांत होते हैं? तो इन 20 वाले दांतों में हम देखेंगे कि इंसीजर होता है। अच्छा, इंसीजर को हम IN से लिखते हैं, ठीक है, आई लिख दें फिर भी आप समझोगे। इंसीजर होता है, फिर उसके बाद कैनाइन होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रीमोलर होता है, फिर उसके बाद मोलर। 4 प्रकार के दांत ही तो होते हैं। अब हमें देखना ये है कि इस 20 दांत में क्या ये इंसीजर होता है, और उसके बाद फिर ये क्या कैनाइन होता है। प्रीमोलर की संख्या 0 होती है। प्रीमोलर की संख्या 0 होती है। बाकी ये क्या मोलर होता है। किसमें? तो हम बताएंगे कि बच्चों में क्या ये मिल्क वाला या फिर मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कैसे, जैसे हमने कह दिया कि ये इंसीजर कितने जोड़ी में होते हैं, तो हम कहेंगे 4 जोड़ी, मतलब ये 8 दांत मिलेंगे आपको। फिर इसके बाद ये 4 दांत ये है ना, तो ये 8 दांत ये, फिर 4 दांत ये, कौन इंसीजर 8 हो गया। फिर कहेंगे कि जो ये यहाँ पर ये कैनाइन है, ये 4 दांत हो गया। फिर उसके बाद ये जो मोलर है, मोलर की संख्या यहाँ पर 8 होती है, और प्री मोलर की संख्या क्या होती है? वो 0 होती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मिल्क टीथ में कौन सा टीथ नहीं होता है, तो आप क्या बताओगे? प्री मोलर या अग्रचर्वणक नहीं पाया जाता है। बिल्कुल भाई, अग्रचर्वणक नहीं पाया जाता है। अच्छा, एक बात हमें ये बताओ कि जब अग्रचर्वणक नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब इंसीजर पाया जाएगा, कैनाइन पाया जाएगा, उसके बाद प्री मोलर वाली जगह क्या छूटी रहेगी बच्चों के मुख में भाई? क्यों? क्योंकि मोलर तो सबसे लास्ट में होता है। जैसे एक चित्र हमने यहाँ पे बनाया था, ऐसे इस तरह का एक फिगर हमने ऐसा बनाया था। अब क्या हुआ था कि यहाँ पर हमने मान लिया कि ये इंसीजर हो गया, फिर उसके बाद ये कैनाइन हो गया, ये क्या हो गया? कैनाइन हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? प्री मोलर होना चाहिए, उसके बाद फिर मोलर होना चाहिए। यहाँ से देखेंगे, हमारी बात को समझेंगे। ये हमने मोलर लगा दिया, ये, फिर उसके बाद ये यहाँ पर कैनाइन और फिर इंसीजर लगा दी। जरा सोचो कि ये जो प्री मोलर का स्थान है वो क्या खाली रहेगा? ऐसा नहीं होता है।
ये जो मतलब रहते हैं यहाँ पे मोलर वाले दांत होते हैं, ये पहले यहाँ पर इसी के स्थान पर ऐसे ही उगते हैं, लेकिन उनको प्री मोलर नाम नहीं दिया जाता है, उनको मोलर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चों के मुख में पीसने का काम सबसे ज्यादा कौन करता है, तो मोलर वाले दांत ही करते हैं। कौन सा बताएंगे? मोलर वाला दांत ही करता है, इसीलिए इनको मोलर कहा गया, लेकिन प्री मोलर को हटा दिया गया। प्री मोलर क्या करें, वो तो खींचते हैं भी और पीसते हैं ऐसे, तो प्री मोलर को हटा दिया। प्री मोलर की संख्या इसलिए 0 बता दी गई। लेकिन आगे चल करके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ये जो मोलर वाला दांत है ये प्री मोलर कहलाने लगता है। क्या? क्यों? जब ये आगे मोलर के दांतों की संख्या निकल जाती है तो वही ये प्री मोलर बन जाता है, फिर बाद में ये मोलर बन जाता है। ठीक है, आप क्या समझे कि ये मिल्क टीथ में कौन सा दांत नहीं होता है, तो प्री मोलर टीथ नहीं होता है। ठीक है, बताओगे ये। अब यहाँ से देखा कि ये टोटल कितने हो गए, तो 20 दांत हो गए, कौन से? मिल्क टीथ। अब उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन ये उठा सकता है कि बच्चों के मुख में सबसे पहली मतलब जब वो 6 महीने तक पहुंच जाते हैं तो सबसे पहली बार कौन सा दांत दिखाई देता है, तो आप क्या बताओगे? इंसीजर टीथ दिखाई पड़ता है। ठीक है, कौन सा? इंसीजर। इंसीजर का मतलब वही काटने वाला दांत, जो दो आगे हंसने या स्माइल टीथ दिखाई देते हैं, वही क्या है? वही इंसीजर। सबसे पहले बच्चों के मुख में कौन सा टीथ दिखाई पड़ता है, तो वो इंसीजर बताओगे। लेकिन ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन दूसरा बदल दिया जाए कि सबसे बाद में बच्चे के मुख में सबसे बाद में कौन सा टीथ निकलता है, तो सबसे बाद में मोलर निकलता है। कौन सा निकलेगा? मोलर टीथ निकलेगा। ये यहाँ पे ये वाला दांत यहाँ पे जो स्थित है, ये यहाँ पे ये वाला टीथ सबसे बाद में निकलता है। ठीक है, क्या बताओगे कि सबसे बाद में मोलर टीथ। भाई जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे दांतों की संख्या उसके मुख में बढ़ेगी, लेकिन बात क्या है कि सबसे लास्ट में मोलर निकलेगा। अब इस मोलर का नाम भी यहाँ पर कुछ अलग है, ध्यान से समझिए। क्या कि हमने बताया कि यहाँ पर मोलर जो है वो 3-3 जोड़ी में होते हैं। मोलर 3-3 जोड़ी हम बना दें तो ये पूरा का पूरा मुखमंडल भर जाएगा दांतों से। लेकिन सबसे लास्ट में मोलर वाला दांत ऊपरी जबड़े तथा निचली जबड़े में जब आप देखोगे इस तरह से, जैसे हम मान लें कि ये एक हमारा मुख है। अब क्या है कि ये यहाँ से लेकर के ये ऊपरी जबड़ा है, फिर यहाँ से लेकर के ये निचली जबड़ा है, मान लेते हैं। तो मोलर क्या है? सबसे लास्ट में होगा, फिर उसके बाद इस निचले वाले जबड़े पर भी मुख मोलर कहाँ पे होगा? सबसे लास्ट में होगा। तो मोलर वाला सबसे लास्ट वाला दांत, लास्ट वाला दांत जो होते हैं वो विजडम टीथ कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे इस वाले फिगर में हम देखें तो यहाँ पर ये एक दांत है, उसके बाद फिर यहाँ पर ये एक दांत है, फिर उसके बाद ये एक दांत है, फिर उसके बाद ये, मतलब ऊपरी जबड़े पर सबसे किनारे में 2 दांत, फिर निचले जबड़े पर सबसे लास्ट में स्थित 2 दांत, मतलब टोटल हम देखें तो 1, 2, 3 और 4 दांत। 4 दांत ये जो दोनों हैं मोलर टाइप के जो दांत हैं वो विजडम टूथ कहलाते हैं, मतलब बुद्धि के दांत कहलाते हैं। कौन कौन से? तो आप बताएंगे क्या कि बुद्धि के दांत सबसे पहली बात तो वो चरबड़क प्रकार के दांत होते हैं, और यदि मुख में कहाँ स्थित होते हैं तो आप बताओगे क्या कि चरबड़क का सबसे लास्ट वाला दांत, या फिर दोनों जबड़ों पर उपस्थित सबसे अंत में जो दांत उपस्थित होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? विजडम टूथ कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे विजडम टूथ। विजडम टूथ कौन सा होता है? तो वो मोलर ही होता है। क्या बताओगे? मोलर टूथ होता है, मोलर टीथ होता है। उसके बाद कि विजडम टूथ कितने होते हैं, कितने दांतों की संख्या होती है बुद्धिमान, या फिर बुद्धि के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 4 दांत होते हैं। कितने? 4 टीथ होते हैं। क्या बताओगे? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में या फिर मुख में बुद्धि के कितने दांत होते हैं? तो 4। अब ये बुद्धि के दांत जो होते हैं वो किस प्रकार का दांत है? तो मोलर या चरबड़क प्रकार का दांत है। अच्छा, यहाँ से एक बात हमें ये समझ में आ रही है, बुद्धि हम बार बार कह रहे हैं, विजडम टूथ। क्या यहाँ से जब मतलब व्यक्ति के शरीर मतलब मुख में जब ये विजडम टीथ जनरेट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या ये वहाँ से कुछ रिलेटेड है कि उसके ऐसा मतलब माइंड में ऐसा बुद्धि आ जाती है, से बुद्धि हो जाती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या कहा जाता है कि इनको लास्ट में विजडम टूथ इसलिए कह दिया गया, उस समय जो व्यक्ति की मतलब एज होती है वो लगभग पहुंच चुकी होती है
क्या कहेंगे 16 से लेकर के 22 वर्ष तक पहुंचता है। मतलब ये जो विजडम टूथ होते हैं ना, वो एक व्यक्ति के शरीर में 16 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष की आयु तक निकलते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति 16 वर्ष क्रॉस कर गया है उसके माइंड में ऑटोमेटिक बुद्धि आ जाती है। क्या ऑटोमेटिक बुद्धि आ जाती है। तो हम कहेंगे क्या कि लास्ट में ये दांत निकल गया, बस एक प्रश्न पूछने का तरीका बन गया है कि बुद्धि के दांत निकल गए हैं, अब तो भाई बड़ा हो गया, लेकिन इस दांत से कोई संबंध नहीं है बुद्धि का। मतलब ये दांत निकले या ना निकले, मतलब यदि ये दांत किसी व्यक्ति के शरीर मुख में ना निकले तो इसका मतलब उस व्यक्ति को बुद्धि ही नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि तो ये उसकी उम्र बता रही है, उम्र बता रही है कि उसे बुद्धि अकल आ गई है, लेकिन इसी उम्र में ये दांत निकलते हैं तो बस ऐसा एक बहाना बना दिया गया कि इस उम्र में निकलने वाले दांत को विजडम टूथ कह दिया। हालांकि अब ये जो विजडम टूथ है ये हमारे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी का एक अवशेषी अंग मान दिया, वेस्टिजिनल ऑर्गन घोषित कर दिया गया। क्या इस विजडम टूथ को क्या बताओगे कि यह एक अवशेषी अंग हो गया है। अवशेषी अंग का मतलब कि ह्यूमन के बॉडी में अभी भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, फिर भी वो हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग किसको कहेंगे, विजडम टूथ। मतलब पहले इन विजडम टूथ का काम कहेंगे हमारी जो पूर्वज हैं बहुत पुराने, उनमें काम होता रहा होगा। जैसे वो पहले कच्चा मांस खाते थे, उसको बहुत अच्छे ढंग से पीसने की जरूरत होती रही होगी। कहीं कहीं पर घास खाते थे तो क्या उसको बहुत अच्छे ढंग से पीसने की जरूरत रही होती होगी, तो उस समय ये विजडम टूथ वहाँ पे काम करते थे। लेकिन आज क्या है, आज का मनुष्य भले ही थोड़ा बहुत मांसाहारी है लेकिन वो पका हुआ मांस खाता है, एकदम कच्चा नहीं खाता, तो इनका काम नहीं के बराबर रह गया है। इसलिए विजडम टूथ को क्या कह दिया गया है, एक प्रकार का अवशेषी अंग भी है। ये क्या अवशेषी अंग, अवशेषी अंग भी है क्या, विजडम टूथ है ना। इसको आप क्या बताओगे, वेस्टिजिनल, वेस्टिजिनल ऑर्गन, वेस्टिजिनल ऑर्गन। अब आपसे पूछा जाए कि कब निकलता है तो 16 से 22 वर्ष। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में, विजडम टूथ का कोई रिलेशन नहीं है हमारी बुद्धि से। ठीक है, बात समझ में आ गई। कौन सा होता है, तो ये मोलर टाइप का होता है। लेकिन अब अगला है, अगला आप क्या देखोगे, झट से एक दंत सूत्र हमसे पूछा जाता है। क्या दंत सूत्र। अच्छा, ये एपिग्लोटिस सोलेटिस हम नहीं बता पाए ना, अभी एपिग्लोटिस हम बताएंगे आपको अगले लेक्चर में। हाँ, तब तक के लिए हम भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, छोटा ही रहे तब भी अच्छा रहे। तो अब क्या देखोगे यहाँ पर दंत सूत्र क्या है। सबसे पहली बात तो एक चीज हम बोल रहे हैं कि दांत के अध्ययन को, यहाँ पर क्या लिखोगे, दांत के अध्ययन को, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। क्या ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। अब क्या कहा आपने, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। अब उसके बाद दांत के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या ओडेंटोलॉजिस्ट, ओडेंटोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है, तो दांत के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर को क्या कहा जाएगा, ओडेंटोलॉजिस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आप देखेंगे, दंत सूत्र है ना, क्या लिखेंगे, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला में आएंगे तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर, ये 4 प्रकार के दांत हैं। अब एक यदि वयस्क मनुष्य की बात की जाए, किसकी, वयस्क मनुष्य की, वयस्क मनुष्य की, वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो उसमें इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर तथा मोलर की संख्या कितनी होगी, तो ये कितने होते हैं, 2 जोड़ी ऊपर होते हैं ऊपरी जबड़े पर, 2 जोड़ी निचले जबड़े पर। कैनाइन कितने होते हैं, 1 जोड़ी ऊपरी जबड़े पर, फिर 1 जोड़ी निचले जबड़े पर। फिर उसके बाद प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 जोड़ी ऊपरी जबड़े पर, 2 जोड़ी निचले जबड़े पर। फिर मोलर कितने होते हैं, 3 जोड़ी ऊपरी पर, ऊपरी जबड़े पर और 3 जोड़ी निचले जबड़े पर। इस तरह से हम देखेंगे कि टोटल कितने हैं, 2 3 2 5 3 9, सॉरी 5 3 8, और ये 8 2 10 11 और 2 13 और 13 3 16 हुए। अब टोटल को उठा करके क्या करो, क्योंकि ये जोड़ी में है इसलिए 2 से गुणा कर दो, बराबर 32 दांत मिल जाएंगे। ठीक है, क्या करो कि ये जोड़ी में है इसलिए जोड़ी को 2 से गुणा कर दो, 32 दांत मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हम यदि बच्चों की बात करें कि बच्चे के मुख में
क्या बच्चे के मुख में बात करें तो इंसीजर हो गया, ये इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर, ये इंसीजर में जो बच्चे की दांत की संख्या है वो 2 और 2 ये, फिर उसके बाद एक ये तो एक ये, ठीक है। क्या हुआ कि एक ये और एक ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनको देखेंगे तो ये 0 0, फिर उसके बाद ये 2 ये तो 2 ये, ठीक है। तो इस तरह से ये कितना हुआ ये बच्चों के मुख में, और इसको जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये बराबर कितना बनेगा 2 3 2 5 2 7 1 8 और 2 10, मतलब टोटल 20 दांत बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये दूध के दांत हैं, ये कैसे दांत हैं, तो ये अस्थायी दांत। तो ये था एक डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला को आप याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है, क्या यहाँ तक कि आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में भी ये फार्मूला पूछ लिया जाता है दांत से, ठीक है। तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अभी संरचना बाकी रहेगी कुछ, वो अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे।